पहले तो ये बात समझ लेनी चाहिए कि हिंदू समाज एक मिथक है। हिंदू समाज जैसी किसी चीज का अस्तित्व नहीं है। इसके नाम पर जो है वो वस्तुतः जातियों का झुंड है। कहा, और हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं जो रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने कहा यार मैं तो जीवन भर अपनी रामायण ही और रामचरितमानस को पढ़ने में लगा दिया। बनारस में रहते हैं, लेकिन मैंने तो ये देखा नहीं कि तुलसीदास को कभी मालूम था कि वहां राम मंदिर है, कि उस तारीख तक अगर बाबरी मस्जिद वहां होती तो क्या आप गिराने का हुक्म देते कि एक मंदिर खड़ा करने के लिए मस्जिद गिरा दी जाए? और दूसरी बात जो गांगुली साहब और बहुत सारे लोगों ने कही है कि भाई आपको कोई और एविडेंस नहीं, आपके पास कोई साक्ष्य नहीं है। आपने एएसआई की जिस रिपोर्ट का हवाला दिया है, एएसआई की सारी रिपोर्ट को आप दरकिनार करते हैं, क्योंकि आप मानते हैं कि हाँ वहां पर कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं मिला जिसे आप बता सकें कि वो राम मंदिर था। किसी ने यह भी कहा, और हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं जो रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने कहा यार मैं तो जीवन भर अपनी रामायण ही और रामचरितमानस को पढ़ने में लगा दिया। बनारस में रहते हैं, लेकिन मैंने तो ये देखा नहीं कि तुलसीदास को कभी मालूम था कि वहां राम मंदिर है। तो इन्हीं लोगों को कैसे मालूम हो गया? बहुत सारी दलीलें इस पर आ चुकी हैं, हम उस पर नहीं जाएंगे। हमारा ये कहना है कि आज की तारीख में अगर हमें सचमुच इस देश को बचाना है, क्योंकि ये बाबरी मस्जिद का केवल मसला नहीं है जो आज शहीद की गई थी और जो एक आदेश आया, बल्कि आज समूचा देश शहीद होने के कगार पर खड़ा है। पूरे देश को खत्म किया जा रहा है। आप एनआरसी का जिक्र कर रहे हैं, आप अभी नागरिकता संशोधन विधेयक की चुनौती आपके सामने है, जिसे कैबिनेट क्लियर कर चुकी है। क्या किसी भी मुल्क में, किसी भी डेमोक्रेटिक मुल्क में इस तरह के नागरिकता को परिभाषित करने का फैसला क्या कैबिनेट कर सकती है? और आरफा ने बिल्कुल सही कहा कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जो अपने को सेकुलर डेमोक्रेटिक मानते हैं उस पर स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। वो ये देख रहे हैं कि हम क्या करें, कैसे करें। आई मीन ये जो पूरा का पूरा एक मिजाज, एक तरह का सोच, एक तरह का विचार जो हमारे राजनीतिक दलों के बीच उभर के आया है, ये पहले हिंदुस्तान में कभी देखा नहीं गया। वो क्यों? मैं इसी सवाल का जवाब देकर अपनी बात खत्म कर दूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान के साथ एक बड़ी ट्रेजेडी ये हुई है कि जो आजादी की लड़ाई जब चल रही थी, उस वक्त एक नए भारत बनाने का सपना भी उभर रहा था, और बहुत सारे अलग अलग विचारों से। मैं नहीं मानता कि आइडिया ऑफ इंडिया हिंदुस्तान की लड़ाई में कोई एक था। आजादी की लड़ाई बहुत सारे लोग मानते हैं, बहुत सारे हमारे जेएनयू के प्रोफेसर भी मानते हैं, मैं नहीं मानता। मेरा मानना है हमेशा की आजादी की लड़ाई के समय आइडिया ऑफ इंडिया अलग अलग था। भगत सिंह का अलग था, नेहरू गांधी का अलग था, बल्कि नेहरू और गांधी के भी अलग अलग आइडिया ऑफ इंडिया थे, जिसमें कुछ कन्वर्जेंस था। आई मीन कांग्रेस पार्टी में आप इतने आइडिया ऑफ इंडिया देखते हैं। मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूं, बहुत साधारण, बहुत प्रतिभाशाली नहीं, लेकिन उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि अम्बेडकर का आइडिया ऑफ इंडिया अलग था, एक आरएसएस का आइडिया ऑफ इंडिया था। तो आइडिया ऑफ इंडिया तो बहुत सारे थे। आजादी की लड़ाई में वो पार्टिसिपेंट नहीं थे, फिर भी 1925 में वो खड़े हो चुके थे, और 1925 के बाद वो लगातार खुराफातें कर रहे थे इस देश में, और उन्हीं खुराफातों की वजह से महात्मा गांधी की हत्या हुई। तो ये जो आइडिया ऑफ इंडिया है उसमें एक ही केवल समानता है कि जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई के समय भारत के निर्माण की प्रक्रिया की शुरुआत करी, उनके दिमाग में यह था कि भारत जब भी आजाद होगा उसको हम आगे ले जाएंगे। और आगे ले जाने की बात जो लोग सोचते थे उसमें गांधी, नेहरू से लेकर भगत सिंह और अंबेडकर, कम्युनिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, जितने कांग्रेस, सोशलिस्ट पार्टी, सभी लोग थे। और उनका यही था कि क्योंकि आप दुनिया में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो चुकी थी, सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन हो चुकी थी, तमाम दुनिया भर में चीजें हो चुकी थी, वैल्यूज, नए विचार सामने आए थे, तो हिंदुस्तान जहां खड़ा है उससे आगे ले जाने की बात उनके दिमाग में थी। सिर्फ एक पार्टी, एक संगठन, एक विचार था जो हिंदुस्तान को पीछे ले जाना चाहता था, और पीछे ले जाने का मतलब प्राचीन भारत में ले जाना चाहता था। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने इनके बारे में बहुत दिलचस्प बात कही है। मैं आज वो कह के और फिर मैं जोड़ना चाहता हूं कि आज हमें क्या करना चाहिए, और इसीलिए कहता हूं कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर किसी और भारतीय राजनीतिक चिंतक से आज ज्यादा रिलेवेंट हो गए हैं, बेहद रिलेवेंट हो गए हैं, क्योंकि उनको पहले हमने समझा नहीं, पहले उनको हमने पढ़ा नहीं, पहले लाइब्रेरीज में, बुक स्टोर्स में हमने उनको देखा नहीं, लेकिन आज वो देखे जा रहे हैं, वो पढ़े जा रहे हैं, वो सुने जा रहे हैं। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने क्या कहा, मैं कोट करता हूं एक उनका बहुत जरूरी वाक्य जो मैं समझता हूं कि आज के कॉन्टेक्स्ट में बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले ये बात समझ लेनी चाहिए,
मैं याद कीजिए, मैं जब ये पढ़ रहा हूं तो इसका कोई मतलब ये नहीं कि मेरा हिंदू मुसलमान से कोई मतलब है। मैं मनुष्यता में यकीन करता हूं, किसी धर्म में नहीं। सबसे पहले ये मैं कोट कर रहा हूं, सबसे पहले तो ये बात समझ लेनी चाहिए कि हिंदू समाज एक मिथक है। हिंदू समाज जैसी किसी चीज का अस्तित्व नहीं है। इसके नाम पर जो है वो वस्तुतः जातियों का झुंड है, पहला को। दूसरा, जाति समाज विरोधी है, जाति व्यवस्था जनतंत्र विरोधी और सभ्यता विरोधी भी है। और जो आज के कॉन्टेक्स्ट में सबसे महत्वपूर्ण बात बी आर अम्बेडकर कहते हैं वो ये है, हिंदू राज अगर अस्तित्व में आ गया तो वो इस देश के लिए सबसे बड़ी त्रासदी होगा। उसे हर हाल में रोका जाना चाहिए, क्योंकि वो स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के लिए बड़ा खतरा है। और आज हम कहां खड़े हैं, अब आप सोच लीजिए। तो ये जो हिंदू राज है वो हिंदुओं के भी खिलाफ है। जो आम हिंदू अपने को समझता है, दरअसल वो हिंदू नहीं है। क्योंकि अगर इस देश में मुसलमान को सामने न खड़ा किया जाए तो हिंदू कौन है, आप हमें बताइए। हिंदू तभी उभरता है, हिंदू नाम का एक हिंदू नाम की एक तस्वीर तभी उभरती है जब आप मुसलमान को सामने खड़ा करते हैं। नहीं तो इसके पहले वो जाति है, वो यादव है, वो ठाकुर है, वो भूमिहार है, वो राजपूत है, वो ब्राह्मण है, वो धानुक है, वो कुशवाहा है। तो ये जो प्रक्रिया हमारे देश में पिछले 30 सालों में चली है और जिसका श्रेय सबसे अधिक लाल कृष्ण आडवाणी और उनके साथियों को दी जानी चाहिए, इसी प्रक्रिया ने, जिसकी तरफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इशारा किया। मैं अम्बेडकर को जानबूझकर आज कोट कर रहा हूं क्योंकि उनका आज महापरिनिर्वाण दिवस है और मैं कनेक्ट करना चाहता हूं, मैं जोड़ना चाहता हूं आज के सूरत हाल से अम्बेडकर के इस चिंतन को। तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि हमें जरूर यह सोचना होगा आज कि भारत को जो लोग पीछे ले जाना चाहते हैं, यानी पुनरुत्थान की तरफ ले जाना चाहते हैं, प्राचीन भारत में ले जाना चाहते हैं। प्राचीन भारत का क्या मतलब है, कैसा भारत, किस तरह का समाज। तो आज जिस चीज की आप चिंता कर रहे हैं, दरअसल प्राचीन भारत में वो सारी चीजें थी, अगर कुछ एक पीरियड, कुछ एक कालखंड को छोड़ दिया जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें फिर से एक नए राष्ट्रीय आंदोलन की जरूरत है जो आजादी की लड़ाई से बिल्कुल अलग होगा, लेकिन उसी तरह की तीव्रता के साथ, उसी तरह के मास मोबिलाइजेशन के साथ। ये सिर्फ सिविल सोसाइटी और कुछ एक ऑर्गेनाइजेशंस का काम नहीं है। एक बड़े राष्ट्रीय आंदोलन की आधारशिला अगर नहीं रोकी गई तो यकीनन जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो सेकुलर, डेमोक्रेटिक, जितनी अपने को कहें, वो इस देश को, इस राष्ट्र को डुबो देंगी। और वो राष्ट्रीय आंदोलन की बुनियाद मैं समझता हूं काफी हद तक ग्रासरूट लेवल पर देखी जा रही है। दलित इस देश के आदिवासी, इस देश के माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग एक जगह इकट्ठा होकर काम कर रहे हैं अनेक क्षेत्रों में। मुझे हाल के वर्षों में जाने का मौका मिला है और मैं आपको एश्योर करूं, आपको मैं ये बता सकता हूं दावे के साथ कि आप भले ही कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में या दिल्ली के किसी हॉल में बैठकर ये सोचते हो कि केवल हम ही लोग चिंता कर रहे हैं, आप माफ कीजिएगा, आप भ्रम में हैं। लोग चिंता नहीं, लोग लड़ रहे हैं, लोग जेल जा रहे हैं, लोग लाठियां खा रहे हैं। मैं अभी कुछ ही दिन पहले बिलासपुर में था, छत्तीसगढ़ के, और मैं चकित रह गया। 26 नवंबर का दिन था, कॉन्स्टिट्यूशन डे। मैं सोचता था कि मुझे सुनने लोग 500-600 लोग आएंगे। मैं जब वहां गया तो यकीन कीजिए, मेरे पास तस्वीरें हैं और वहां के सारे अखबारों में छपी हैं, हजारों लोग थे और मैं तो स्वयं चकित था कि ये कौन लोग हैं। और उसमें तमाम दलित, आदिवासी, माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग, अपर कास्ट के लोग, तमाम तरह के लोग थे जो कॉन्स्टिट्यूशन डे। क्योंकि लोगों को सचमुच लग रहा है कि उनका ये कॉन्स्टिट्यूशन जो इतनी खूबसूरत किताब है वो सिर्फ किताब के पन्ने के रूप में तब्दील कर दी गई है। उसकी सारी धाराएं, सारे अनुच्छेद नोचे जा रहे हैं और उनके चीथड़े उड़ाए जा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग समझते हैं कि सिर्फ हम चिंता करें और बात खत्म हो जाएगी, वैसी नहीं। इस देश में बहुत शिद्दत के साथ लड़ाइयां शुरू कर दी गई हैं। पॉलिटिकल पार्टीज इररिलेवेंट धीरे धीरे होती जा रही हैं। लोग उनको पकड़ करके उनको याद दिलाएंगे, जहां वो भागेंगे उनके नेता, उनके पैरों के निशान पड़ेंगे और गीली जमीन पर जैसे लोगों के पैरों के निशान पड़ते हैं, लोग उनका पीछा करेंगे। और नहीं तो मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान में नए ढंग की अवामी
अवामी पार्टी जरूर उभर कर आएगी, जिस तरह एक जमाने में राष्ट्रीय आंदोलन के समय उभर कर आई थी। तो ये अंतिम बात मैं कहूंगा दोस्तों कि हमें निराश होने की जरूरत नहीं है। त्रिपाठी जी का नाम लिया आरफा ने, मैं जानता हूं उनको, मैंने पढ़ा है उनके बारे में। इस तरह के जो लोग हैं जिजीविषा, जिनके अंदर वाकई जूझने की ताकत है, हमें हारना नहीं। जितनी गालियां हम लोगों को मिलती हैं, इतने सारे थ्रेट मिलते हैं, जो हम लोग तो बड़े साधारण लोग हैं, छोटे, हम पता नहीं मेट्रो में चलते हैं, कभी अपनी गाड़ी चलाते हुए चलते हैं, पता नहीं कब क्या हो जाए। तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग मारे गए हैं इस देश में, इतने सारे लोग मारे गए हैं, फिर भी इस देश को बचाने की उनकी कोशिश, जो और लोग बचे हैं उनकी कोशिश खत्म नहीं होती है। इसलिए इस देश को हमें बचाना है और ये बड़ी लड़ाई है। इस बड़ी लड़ाई में सबको साथ लीजिए और दलित, आदिवासी, माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों की जो व्यापक एकता इमर्ज कर रही है, दरअसल वो भगत सिंह और अंबेडकर, ये जो दो विचारक हैं, मैं समझता हूं कि आज की तारीख में सबसे रिलेवेंट हैं। और इनकी रिलेवेंस को जो लोग समझ नहीं रहे हैं, उनको फिर से दोबारा भगत सिंह और अंबेडकर को पढ़ने की जरूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद और जय भीम। और हम समझते हैं कि हमारी एकता इसी में है कि कैसे हम महापरिनिर्वाण दिवस के दिन बाबरी मस्जिद डिमोलिशन से जो राजनीतिक हालात पैदा हुए हैं उसको समझें और एक नए चिंतन की, एक नए संघर्ष की बुनियाद रखें।